Hello my friends and welcome to my YouTube channel The Exam Art and myself Sanjay, and in this video we are going to discuss the most important current and the contemporary affairs for your UPSC CDS exam that was to be held on 10th अप्रैल। जो आपका एग्जाम 10 अप्रैल को होगा उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और कंटेम्प्रोरी अफेयर्स, एंड कंटेम्प्रोरी अफेयर्स मीन्स those things that were continuously in the news for the last 2 to 3 years, जो 2 से 3 साल से कंटिन्यू न्यूज में रह रही हैं उसको बोलते हैं कंटेम्प्रोरी अफेयर्स। और इस वीडियो सीरीज में ये पार्ट फर्स्ट है। एटलीस्ट हम 10 से 15 वीडियोस आएंगे इसके, जिसमें आपका सीडीएस के लिए जो मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं लास्ट 6 to 7 मंथ्स, वो हम आपको करवाएंगे। इससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, तो आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। अब आते हैं आगे, जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में रहा है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि जो 70th लोकसभा है वहाँ पे अभी तक 2 साल हो गए, 2019 से 2021 तक 2 इयर्स में अभी तक जो डेप्यूटी स्पीकर है उसकी डेट ऑफ इलेक्शन ही पेंडिंग है। अभी हमारी लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है। And Article 93 of the Indian Constitution deals with the election of Deputy Speaker and Speaker both. Article 93 होते हैं, Article 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन से रिलेटेड है। और द स्पीकर फिक्सेस द डेट फॉर इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, ये काफ़ी ट्रिकी है, यूपीएससी पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में डाल देता है। स्पीकर फिक्स करता है डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट, और प्रेसिडेंट फिक्स करता है स्पीकर के इलेक्शन की डेट, और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर विल प्रिसाइड द मीटिंग्स। ओके, क्वाड तो आपको मालूम ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा है और ऑल टाइम न्यूज़ में रहता है। इसको बोलते हैं, ये एक कंटेम्पोरेरी अफेयर है क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इस टाइम क्योंकि देयर वाज फर्स्ट in person meeting of quad was held in USA, and in person means the top leader of that countries, जैसे कि इंडिया के मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडन फ्रॉम द यूएसए एंड फूमियो किसीदा ऑफ द जापान एंड स्कॉट मॉरिसन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो टॉप लीडर हैं देश के, जो क्वाड कंट्रीज हैं, इन लोगों की पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। और ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है, एंड इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी 2007 में आसियान के साइडलाइन में हुई थी, आसियान समिट के साइडलाइन में। और 2004 में इसके मतलब 2004 में ये बनना स्टार्ट हो गया था, जब जापान में सुनामी आई थी। उस टाइम ये जो कंट्रीज थी, चारों कंट्रीज हेल्प के लिए आगे आई थी, स्पेशली फॉर जापान। तब यहाँ से क्वाड का एक स्टार्टअप हो गया था, लेकिन इसका जो मेन है वो 2007 के आसियान से साइडलाइन में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग विद विच कंट्री? इंडिया हैज साइंड स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग रिसेंटली विद द फ्रांस। as here you can say India France relations, because France is one of the important international partner of the India, and India imported defense and various kinds of weapons from the France, and India has also set up international solar alliance with the France. India has also signed space security dialogue with the Japan and USA. इंडिया ने जापान एंड यूएसए के साथ स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग को भी साइन किया हुआ है, और फ्रांस के साथ अभी रिसेंटली साइन हुआ है। ठीक है, आता है नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये है एक कंटेम्पोरेरी अफेयर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और ये ब्रिक्स बैंक है, एंड देयर वर द 3 न्यू कंट्रीज दैट was recently admitted into the BRICS New Development Bank, and these countries are Bangladesh, UAE and Uruguay. CDS में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 कंट्रीज हैं, और NDB का जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई चाइना। और ये 2014 जो फोर्टालेजा समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और इसमें $100 बिलियन का स्टेक है अभी तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट,
21st meeting of SCO was held in, and your options are Dushanbe, Astana, Nur Sultan and Tashkent. एंड SCO की जो 21st SCO की मीटिंग हुई थी वो हुई थी दुशानबे, एंड दुशानबे वाज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की कैपिटल है। और दीज आर द SCO मेंबर, एंड ईरान अभी रिसेंटली SCO का मेंबर बन गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान भी अब इसका मेंबर है SCO का, और SCO 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये मोस्टली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज ये इसकी मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हैज हेल्ड इन, एंड योर ऑप्शंस आर व्लादिवोस्टोक, मॉस्को, कजान, सेंट पीटर्सबर्ग। आप ऑप्शन से आप समझ गए होंगे कि ये सारे जो सिटीज हैं ये रसिया के हैं। और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हर साल व्लादिवोस्टोक में होता है। व्लादिवोस्टोक जो रसिया का ईस्टर्न पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है, ये फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रसिया, इसको डेवलप करने के लिए इंडिया ने अभी $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है रसिया को। और व्लादिवोस्टोक ये इधर पे है, सॉरी ये इधर पे व्लादिवोस्टोक, ये ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है रसिया का। और इस फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्टमेंट के लिए रसिया हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट रखता है, ठीक है। और यहाँ पे चाइना ने अब तक इंडिया को रसिया को 16 बिलियन दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अभी इन कंपैरिजन टू चाइना कितनी कम है। नेक्स्ट, which institutions published reform in urban planning capacity report, and your options are Ministry of Housing and Urban Affairs, Niti Aayog, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Home Affairs, and the right answer is Niti Aayog, क्योंकि नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट जारी की है रिफॉर्म इन द अर्बन प्लानिंग एंड कैपेसिटी इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है इन सिटीज में, अर्बन एग्लोमरेशंस, अर्बन की जो प्रॉब्लम होती है, अर्बन फ्लड, स्पेशली फ्लैश फ्लड्स, इस टाइप की जो प्रॉब्लम इनको कैसे डील करना है, ये सब इस रिपोर्ट्स में आया है और इसको पास किया है नीति आयोग ने, ठीक है। इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं सीडीएस के एग्जाम में आती रहती है, कई बार आई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1995 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो 3 बॉक्सेस हैं, स्पेशली ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, ये काफी न्यूज में रहते हैं। और इसका मेन जो है कि अगर जैसे कि हम अपने फार्मर्स को MSP देते हैं, तो MSP को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम जो MSP दे रहे हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। हम ज़्यादा MSP नहीं दे सकते। जैसे कि कोई एक्सपोर्टर है, जैसे अपने देश में चाइना या USA कोई एग्रीकल्चर का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उससे तो हम अपने जो फार्मर्स हैं उनको इनडायरेक्टली हेल्प ना करें कि जिससे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है या चाइनीज प्रोडक्ट है वो मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाए। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 3 बॉक्स बनाए हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स। जो एम्बर बॉक्स है इसमें जो भी MSP आएगी वो मतलब काफ़ी डिस्टॉर्टिव है, ठीक है। और ब्लू बॉक्स तो एम्बर बॉक्स से थोड़ा सा कम, एंड ग्रीन बॉक्स में है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम ओके है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आप दे सकते हो, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी जो हम लोग MSP देते हैं ये ग्रीन बॉक्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, ये काफी फेमस रिपोर्ट और काफी न्यूज में रहती है। एंड योर ऑप्शंस आर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज पब्लिश्ड द ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट एंड दिस इज 2020 was the last time that वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अब ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को पब्लिश करना बंद कर दिया है। इंडिया की रैंक 63 थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस थे कि ये बाइज्ड हैं, कई कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है वो रॉन्ग बताते हैं, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश करना बंद कर दिया है, ठीक है। जैसे कि CDS का जो एग्जाम है, CDS के एग्जाम में आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी है कि सब कुछ एकदम बिल्कुल रट्टा मार लेना, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के समझ के जो चीज काफी न्यूज में रहती है, CDS हमेशा
कॉन्सेप्चुअल पूछता है, स्पून फीडिंग नहीं कि ये भी रट्टा मार लें, यहाँ से भी रट्टा मार लें, ऐसा कुछ नहीं। आपको बस एक कॉन्सेप्ट, और अब यूपीएससी स्पेशली कंटेम्पोरेरी अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें वो कंटेम्पोरेरी अफेयर्स ही पूछ रहा है ज़्यादातर, करंट को मिक्स कर देता है उससे। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प होगी इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द PLI स्कीम फॉर विच सेक्टर, एंड PLI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एंड द राइट आंसर इज टेक्सटाइल। भारत सरकार ने टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम को स्टार्ट किया है, और अभी रिसेंटली, और इससे पहले भारत सरकार ने मेडिकल के जो प्रोडक्ट है उनके लिए भी स्टार्ट किया हुआ PLI स्कीम। और PLI स्कीम क्या होती है? भारत सरकार की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है अब तक फॉर द बिजनेस पर्पस और इन्वेस्टमेंट। आपकी बिजनेस को मार्केट में जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सबसे सक्सेसफुल स्कीम है। और ये क्या होती है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आई विल मेक यू क्लियर हियर। PLI का मतलब होता है जैसे कि 2021 है, 2021 में आपकी एक कंपनी है टेक्सटाइल की, आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और 2022 में आपने बनाए 15 प्रोडक्ट, तो आपका जो ये 5 प्रोडक्ट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, इस इंक्रीमेंट पे भारत सरकार आपको इंसेंटिव देगी। इसका मोटा मोटा ये है मतलब कि जो ये आपने 5 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाए हैं 2021 के कंपैरिजन में, उसमें भारत सरकार आपको इंसेंटिव देगी, आपको छूट देगी, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स क्रिएटेड बाय IMF इन 1969 टू सप्लीमेंट द मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम्स इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत बूम कर गया था, एटलीस्ट कम से कम 620 बिलियन तक पहुंच गया था। अभी तो शायद 640 या कुछ 50 है। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि भारत का जो इम्पोर्ट कवर था वो भी इंक्रीज हुआ था। लेकिन इसका एक रीजन ये भी है कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं IMF के, वो बढ़ा दिए गए थे शायद कंट्रीज के लिए, तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, आप उसको अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यूज है वो 5 इंपॉर्टेंट करेंसीज है वर्ल्ड की, उसमें है जैसे कि US डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनमिंबी है, जापानीज येन एंड ब्रिटिश स्टर्लिंग। एंड IMF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, ठीक है। बस आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और अपने ऑप्शंस को हटा करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, अगर आपको इतनी बेसिक जानकारी होगी CDS के एग्जाम में। तो पोर्टल्स, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेड द डिजी सक्षम पोर्टल? पोर्टल तो मतलब CDS के एग्जाम में 1-2 तो पूछता ही पूछता है, और ये काफी न्यूज में रहा है। ये पोर्टल डिजी सक्षम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। Here you can see the Ministry of Labor and Employment and Digi Saksham portal, and for providing the skill set to their employees especially in the digital field। ये काम है Digi Saksham portal का, and Ministry of Labor ने इसको लॉन्च किया, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हम आते हैं which institution published Global Innovation Index, and your options are World Intellectual Property Organization, World Economic Forum, IMF and NGO Pratham। And your right answer is World Intellectual Property Organization, WIPO। WIPO has published the Global Innovation Index। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति was held with which country? मिलिट्री एक्सरसाइज CDS एग्जाम में आ जाती हैं, तो and your options are Thailand, Nepal, Indonesia and France, and the right answer is Indonesia। India has held military exercise समुद्र शक्ति with Indonesia military exercise in Jakarta। This is INS Shivalik and this is INS Kadmat। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जकार्ता में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि कौन से पार्टिसिपेट हुए थे और किस, क्योंकि UPSC CDS में ये पूछ रहा है, हर बार पूछता है कौन सा से पार्टिसिपेट हुआ था। और ये एक्सरसाइज और ये मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। अभी आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट। और CDS की करंट अफेयर के लिए और भी वीडियोस आएंगे इसी वीडियो उस सीरीज में, तो आप उनको देखिए, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी।
आप आसानी से अपने जो 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, वो आसानी से बना ले जाएंगे। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यार काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।